हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालिसिस। हाँ जी, कितने क्वेश्चन करेंगे? 22 क्वेश्चंस आज के सेशन में है और पार्ट 2 में हम लोग ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन वहां पे कर चुके हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन और उससे पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे इंडियन इकोनॉमी की 20 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग से। तो जो भी हमारा ये सेशन रहते हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, आजकल भाई साहब शॉर्ट्स का जमाना है। इस शॉर्ट्स के जमाने में सबको नॉलेज चाहिए 30 सेकंड में, 1 मिनट में नॉलेज चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये वाले जो सेशन है ये रहने वाले डिटेल में। आपको एक एक नॉलेज जो एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग है या फिर जो क्वेश्चन कहाँ से पिक किया है, किस तरीके से क्वेश्चन बना है, वो हमें जानना है। ठीक है, तो इसमें घंटा भी लगेगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे। तो 1 या 2 मिनट में आप नॉलेज नहीं गेन कर सकते। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बैठ जाइए, आपका टाइम इसमें लगने वाला है। डेफिनेटली बात ये है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। 2020 के बाद जितने भी एग्जाम्स हुए ना यूजीसी के, वो सब आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे हमारे। चलिए, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तीन, टाइम बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ आपका भी। ठीक है, तीन चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आए। हाँ जी, इस बार 9 क्वेश्चन आए मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी 9 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बने हैं, इस बार टिपिकल नहीं बने, है ना, कह सकते हो आप मॉडरेट रेंज के बने हैं। हाँ जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पता नहीं क्या बात है, इस बार सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ पाए हैं यूजीसी नेट, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड का ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से 11 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। चलिए, तो ओवरऑल हमारे पास है 9 + 2 11 + 11 22 क्वेश्चन है, जिनको आज के सेशन में डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना। तो अपने पास एक पेन रख लीजिए और अपने नोट्स जो आप बना रहे हो तो इसमें स्क्रीनशॉट लेके ना बाद में आप टाइम जरूर लगाइएगा इस पे। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हाँ जी, कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर? वही थ्योरीज हैं, उन्हीं में से पूछना है आपको। में एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, इस सेशन से लिख के रख लो कहीं पे, या एक क्वेश्चन बने या 2 क्वेश्चन बने रिलेटेड। ठीक, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। चलिए, पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन किए थे हमने इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड बैंकिंग, और दूसरे पार्ट में हमने किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 12 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिफाइंड एज। तो जीडीपी को हम जब भी डिफाइन करते हैं तो जीडीपी हम लोग बेसिक से इसका मीनिंग है मतलब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, या फिर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम मार्केट, या फिर कह लो सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, है ना, कई बार ये भी बोल लेते हैं। और इसका ये डेफिनेशन बिल्कुल बिल्कुल सटीक है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब फाइनल वैल्यू जितने भी मार्केट में हमने प्रोडक्शन किया उसकी जो फाइनल वैल्यू है। तो फाइनल वैल्यू जब भी मार्केट में हम लोग बेचने जाते हैं या मार्केट से कोई भी उसकी फाइनल वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो जाता है ना। और अब यहाँ पे देखो, 3 दिए हुए, एक एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, एक इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मतलब सभी ऑप्शन में लगभग वही रिपीट किया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब हम ग्रॉस का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो ग्रॉस में देखो डेप्रिसिएशन माइनस तो होगा नहीं, है ना, तो ये हो गया एलिमिनेट। ठीक, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा हमारे पास बचा ये जीडीपी एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग इसमें क्यों करेंगे, तो हमारे पास फिर ग्रॉस में से अब ये एनडीपी हटा दोगे तो डेप्रिसिएशन ही बचेगा, तो ये भी अटपटा सही है, बनता नहीं है, तो ये भी हट गया। अब 2 में आप चेक करो, एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी माइनस, और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, है ना। तो यहाँ पे जीडीपी को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो अब प्री अज्यूम लेके ये चलो कि मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू में देखो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट जीडीपी। ठीक है, दैट इज एडिशन ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए, तो हम लोग बेसिक से हम लोग पीजीटी लेवल पे यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करो, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे। या फिर अगर हमारे पास ये नहीं है तो एनआईटी दिया होगा, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसमें हम जीडीपी मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को प्लस कर देते हैं, या फिर हम लोग सीधा डायरेक्टली प्लस इसमें सिंपली माइनस एनआईटी कर देंगे। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी था। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, बहुत समझा करो कि पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितने क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है पीछे, ये आप जानते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस किया है। 2014 के बाद अब तक के एग्जाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लीजिए, ज्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, तब भी आंसर बन जाएगा, है ना। द फ्रेज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, ये वाक्यांश जो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम दिखावा या प्रदर्शन भी बोलते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है ना, आता है आपको, मुझे पता है। ये जुड़ा हुआ है जेम्स ड्यूजनबेरी से। अब इसी को हम बोलते हैं सरपास ऑफ जोनेसिस। जोनेसिस है रिच नेबर, है ना, उसको हमने सरपास करना है, उसको हमें देखना है, उसके कंजप्शन के बिहेवियर पे हमारा कंजप्शन भी टिका हुआ है, ठीक है। सरपास ऑफ जोनेसिस, रैच्ड इफेक्ट इसको हम बोलते हैं, और इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं कंस्पिकस कंजप्शन, मतलब हम लोग दिखावे की चीजों में खर्चा कर रहे हैं अपना, तो इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट गिवन बाय जेम्स ड्यूजनबेरी, और ये क्वेश्चन बहुत बार इसका ईयर भी पूछ लेता है, ठीक है, तो ईयर भी इसका याद रखिएगा 1949। चलिए आगे बढ़िए। तो 1949 जेम्स ड्यूजनबेरी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम की चीज है। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद आगे बढ़िए। दो अजम्पशंस ना, ये केंज के अजम्पशन पे ही बेस्ड है, बस केंज की जो दो अजम्पशन थी उसको इंप्रूव किया, ठीक है। इट्स बेटर टू क्रिटिसाइज समवन रेदर देन गिव देयर ओन थ्योरी, एक फ्रेज कह लो या फिर एक सेंटेंस है कि अपनी थ्योरी बनाने से अच्छा है कि किसी को क्रिटिसाइज कर लो, आपकी थ्योरी बन जाएगी, है ना। केंज ने यही किया, क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया, अपनी थ्योरी बना ली। ड्यूजनबेरी ने केंज को क्रिटिसाइज किया, अपनी थ्योरी बना ली। तो ड्यूजनबेरी क्या कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल बिहेवियर नॉट इंडिपेंडेंट, सबकी जो इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरा बिहेवियर दूसरे को इफेक्ट करेगा, ठीक है, या दूसरे का कंजप्शन पैटर्न मेरे को इफेक्ट करेगा, सो दैट इज इंटरडिपेंडेंट है सबका बिहेवियर। तो ये बात तो सही कही है कि हमारा जो बिहेवियर है वो इंटरडिपेंडेंट है। मेरा दोस्त क्या कर रहा है ये मेरे पे मुझे थोड़ा इफेक्ट करेगा, मेरा नेबर क्या कर रहा है ये इफेक्ट करेगा। हालांकि हर चीज पे लॉज, इकोनॉमी लॉ अप्लाई नहीं होते, एक्सेप्शन भी होते ही है। आगे बढ़िए। फिर दूसरा ही कह रहे हैं कंजप्शन इज इरिवर्सिबल, ठीक, नॉट रिवर्सिबल। केंज कहता है कि इट मे बी रिवर्स, इट मे बी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है अब कंजप्शन रिलेशन आर इरिवर्सिबल एंड नॉट रिवर्सिबल। ये कह रहा है कि एक बार आप अगर कंजप्शन आपका इंक्रीज हुआ, फिर आप नीचे नहीं आ सकते, ठीक है, इरिवर्सिबल नहीं है ये। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजप्शन भी बढ़ता है। केंज क्या कहता है, इनकम और कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशन, इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, और इनकम कम होगा तो कंजप्शन भी कम हो जाएगा, बट वो रिवर्सिबल हो गया। बट ये इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब एक बार ऊपर गया फिर नीचे नहीं आएगा। हाँ जी, इनकम बढ़ी तो कंजप्शन बढ़ा, लेकिन इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम नहीं हो पाएगा उस रेट से, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो ड्यूजनबेरी का लॉ है, तो इसमें ये कहता है कि कंजप्शन पैटर्न जो होता है इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता। चलिए, तो सरपास ऑफ जॉनेसिस, वही हमने रिच नेबर की बात कही अभी, रिच नेबर को ही देख के हमारा पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न बनता है। चलिए, ये सब वही इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हम बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है यूजीसी नेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब इसने ये बोला है कि एक टाइम में ऐसा आएगा जहां पे इकोनॉमी में, ठीक है, ये वाला इन साइज, इफ एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस देन एपीसी, अगर एब्सोल्यूट साइज ऑफ द कंट्री, मतलब इनकम इंक्रीज हो जाएगा कंट्री में, तो एपीसी एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो एपीसी फॉल डाउन होता रहता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपने देखा होगा एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें ड्यूजनबेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कंट्री लॉन्ग टर्म की तो खैर बात नहीं कही, बट फिर भी एक आप ये मान के चलो कि लॉन्ग रन में भी यही कंडीशन होती है, दैट इज एपीसी एंटायर इकोनॉमी क्या रहेगा, एंटायर इकोनॉमी का जो एपीसी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक, एब्सोल्यूट इनकम वुड कांस्टेंट, so that APC for entire economy at higher level of absolute income will be constant। हायर इनकम पे एबीसी डाउन होनी चाहिए, बट यहां ये कहते हैं कांस्टेंट रहेगी। चलिए, तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं और रैच्ड इफेक्ट भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब ये इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल रीजन फॉर सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे जो सब्जेक्ट ना वो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कह लो या इंटर रिलेटेड है। ग्रोथ का टॉपिक आपको कुछ इंटर रिलेट करेगा मैक्रो में भी, और मैक्रो का इंटरनेशनल ट्रेड के साथ भी, अभी इंटरनेशनल ट्रेड में भी चलेगा और मैक्रो में भी चल जाएगा। देखो ये कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे हमारा बीओपी सरप्लस हो सकता है, फायदे में हो सकता है।
देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सबको पता है कि इसमें ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जो भी हमारी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, रिसिप्ट और पेमेंट है, वो तीन चीजें याद में रखनी है जिससे हमारा बीओपी सरप्लस में जा सकता है। और डेफिसिट का भी सेम रीजन है, बट अपोजिट कर देना। पहला हमारा डिपेंड करेगा कि हमारे जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट, ठीक है, कितने होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए पेमेंट से। हमने दूसरी कंट्री को पेमेंट कम करी है और रिसिप्ट ज्यादा करी है, तब सरप्लस होगा। और दूसरा रीजन हमारे सरप्लस का ये है कि हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू, ठीक है, इट शुड बी मोर देन इंपोर्ट, तब ये सरप्लस में रहेगा। ठीक है, बीओपी सरप्लस, बीओपी सरप्लस रहने के यही रीजन है। बीओपी सरप्लस, एक तो है एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से, तीसरा रीजन देखो, तीसरा रीजन है कैपिटल अकाउंट भी तो है। जब कैपिटल का इनफ्लो, ठीक है, कैपिटल का इनफ्लो हमारा ज्यादा है और कैपिटल का आउटफ्लो, ठीक है, कम है, तो भी हमारा बीओपी सरप्लस रहेगा। आई होप की बात समझ आ रही होगी। अब इन तीनों कंडीशन को यहां अप्लाई करो, किस किस कंडीशन में बीओपी सरप्लस होता है। ठीक है, नंबर वन, डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स। हाँ जी, इंपोर्ट जितने कम होंगे, इंपोर्ट जितने कम होंगे उतना बेटर है ना, क्योंकि हमें पेमेंट कम करनी पड़ेगी और रिसिप्ट ज्यादा होगा। तो जैसे ही हम लोग एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो डेफिसिट में जाएगा, है ना, बीओपी डेफिसिट हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि जब इंपोर्ट कम हो जाए, तो इंपोर्ट जब कम होगा, तो इंपोर्ट कम हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो ये रीजन बिल्कुल है ना, डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स लीड टू बीओपी सरप्लस। एक पॉइंट समझ आ गया होगा। अब ए कहाँ कहाँ है, हाँ जी, यहाँ नहीं है, इसको हटा दो, आगे बढ़िए। नेक्स्ट कह रहा है डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, इसका एक बार इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज कर रहा है अभी सारा कुछ, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा, तो जाहिर सी बात है डिमांड फॉर लोन्स, डिमांड फॉर लोन्स कह लो या डिमांड फॉर मनी कह लो, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। देखो जिस इकोनॉमी में मनी सस्ता है, जो आर्बिट्रेज है वो क्या करते हैं, सस्ती करेंसी को खरीदते हैं जहां से सस्ता रेट मिल रहा है, और जहां ये महंगी बिक रही है उसको वहां बेच देते हैं। तो यहां से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो गया, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, यहां से पैसा उठाएंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो यहां से उसको डिमांड फॉर लोन उनका बढ़ेगा और कैपिटल का आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना, कैपिटल का आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब कैपिटल आउटफ्लो दैट मीन्स हमारा पैसा बाहर फ्लो करना शुरू कर गया। कैपिटल आउटफ्लो अगर ज्यादा होगा, इनफ्लो कम होगा, तो बीओपी डेफिसिट में होगा, सरप्लस नहीं होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन, लोग यहाँ इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसा बाहर विड्रॉ करेंगे, हमारा इकोनॉमी को ही, ठीक है, बीओपी डेफिसिट में जाएगा, सरप्लस नहीं होगा। चलिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ये वाली कंडीशन लागू होगी। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, डेफिनेटली इट विल लीड टू बीओपी सरप्लस, तो ये भी सरप्लस करेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इनकम टैक्स। हाँ जी, इनकम टैक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, तो अब इनकम टैक्स का सीधा हमारा रिलेशन होता है। देखो इनकम टैक्स जब भी इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डिस्पोजेबल इनकम, आपको पता होगा डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ये करते थे डीआई, जब भी इनकम टैक्स, टी दैट मीन्स इनकम टैक्स, या फिर समझाने के लिए इसको टी कर दो टैक्स, जब भी टैक्स बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी डिस्पोजेबल इनकम दैट इज इनकम माइनस टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम जो आपके लिए खर्च करने के लिए इनकम है वो कम हो जाएगी। जब भी आपके पास पैसा ही कम है, ठीक है, खर्च करने के लिए, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम होगा या ज्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड आपका कम हो जाएगा। याद करिए कॉन्सेप्ट 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड में, केन्ज ने अपनी स्टडी दी थी 1933 1936, जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाली जो थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। अब इसमें एग्रीगेट डिमांड डाउन हुआ, यही रीजन था ग्रेट डिप्रेशन का भी। तो एग्रीगेट डिमांड जैसे ही कम है, तो प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन भी हमारे पास, प्रोडक्शन डाउन चला जाएगा। हाँ जी, प्रोडक्शन ही डाउन चला जाएगा, तो बेचोगे क्या, है ना, तो बेचोगे क्या, एक्सपोर्ट हमारे क्या होंगे, एक्सपोर्ट डाउन चले जाएंगे। तो अगर एक्सपोर्ट ही डाउन हो गया, देखो इंपोर्ट जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो आ ही रहा है इंपोर्ट, बट एक्सपोर्ट हो गया डाउन, ठीक है, ये इंक्रीज इन एक्सपोर्ट की जगह डिक्रीज इन एक्सपोर्ट हो गया। ठीक, तो अब बीओपी हमारा क्या हो जाएगा, बीओपी डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सरप्लस।
तो ये भी हमारा ये रीजन नहीं है, इससे डेफिसिट हो रहा है ना कि सरप्लस। नेक्स्ट है हाई आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, एफडीआई या फिर कैपिटल का आउटफ्लो कर दोगे तो बीओपी डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, है ना? क्या होगा? डेफिसिट होगा, सरप्लस नहीं होगा। तो बचा गया हमारे पास ए एंड सी। हाँ जी, ए एंड सी। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है। आई होप कि पूरी स्टोरी आपकी समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक बार रीजन हमें पता लग गया क्या है कैसे है, तो डेफिनेटली हम लोग उसको कर पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ए एंड सी, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल, इसमें सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाइए जो सबसे इजी क्वेश्चन है या फिर जो आपसे सबसे पहले बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है जॉन एडम स्मिथ की थ्योरी है, ये और एडम स्मिथ की थ्योरी, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, और इसी थ्योरी को हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन बोलते हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सबको पता है ना ये बात। अब यहीं से 1776 का ही एक टाइम पीरियड है जहां से इकोनॉमिक सब्जेक्ट अराइज हुआ। पहले इकोनॉमिक सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का एक पार्ट था, मतलब पॉलिटिकल साइंस का, अब ये बन गया इकोनॉमिक्स। फिर 1933 में रैगनर फिश ने इसको दो भाग में बांट दिया। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो। चलिए ये तो सबसे इजी था। नेक्स्ट, जेएम केन्ज की जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो थ्योरी है 1936 वाली थ्योरी, सबको पता है इस थ्योरी के बारे में। केन्ज का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, उपभोग का सिद्धांत, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया। कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलिप कर्व जो थ्योरी है ये 1958 की थ्योरी है। और उसके बाद जॉन मट रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस 1961, और सोलो का मॉडल हो गया 1950, दैट इज 1956। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से क्रोनोलॉजी जब हम सेट करेंगे तो एग्जामिनर सी सबसे पहले होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा यूज हो जाएगा। देखो सी पहले है तो सी एक ही में पहले है तो आंसर हमारा पहले ही बन जाएगा। फिर भी आपको क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है। चलिए, तो पहले हो गया सी, उसके बाद सेकंड हो गया हमारे पास बी। ठीक, नेक्स्ट है 1956, दैट हो गया ई, 1958 ए, और उसके बाद हो गया डी। ठीक है, सीबीई ए डी, सीबीई ए डी करेक्ट है। मतलब दो तीन भी अगर आपको सही मिल जाते हैं तो सीक्वेंस आपका बन जाएगा। मेन बात ये। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम ड्यूरेशन, दैट मीन्स ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट थ्योरीज। ठीक है, ये उनकी डेट्स है। चलिए, डिफरेंट थ्योरी की एक्सप्लेनेशन भी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइडेंटिटी टू करेक्ट वंस। हाँ जी, कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है ये बोल रहा है। नंबर 1 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड प्रोपोर्शन टू द चेंज इन जीएनपी। हाँ जी, आसान शब्दों में समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन की जो थ्योरी है, त्वरक का सिद्धांत हम हिंदी में बोलते हैं, कह रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है या फिर नेशनल इनकम बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ठीक, ये कह रहा है। ठीक, तो एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, इससे पहले एक थ्योरी थी केन्ज का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो थ्योरी डिपेंड करती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे। ठीक, आपको याद होगा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, इट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, बट इस साइड इनकम है, इस साइड इन्वेस्टमेंट है। बट इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, इनकम के साथ साथ ये भी बढ़ता रहेगा। एक्सेलरेशन प्रिंसिपल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन जीडीपी के। जैसे जैसे जीडीपी या इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी। प्रॉफिट मोटिवेटर होता है ना ये। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, द रियल रेट इज, रियल रेट इज द नॉमिनल रेट, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लस इन्फ्लेशन रेट। रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछने की बात कर रहा है। रियल जब भी हम बात करते हैं तो रियल सेंस जब भी बात होती है ना, तो उसमें हम तो जितने भी प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन है, वो सबको हटा देते हैं। तो यहाँ प्लस की जगह क्या यूज होना चाहिए था, माइनस, तो सही होता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। हाँ जी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूजीसी का ही बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हायर द रियल इंटरेस्ट रेट द हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो सोचने की कोशिश करो, आरबीआई ने रेट बढ़ा दिए 6% से 7% कर दिया। ठीक है, अब क्या ये रेंटल कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट बढ़ेगा? रेंटल, रेंटल कॉस्ट होता है एक कैपिटल को आपने अक्वायर किया हुआ है, एक मशीनरी आप चला रहे हो, उसमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट है।
है ना, उसकी आपने मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी है, उसमें डेप्रिसिएशन है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा तो क्या आपका रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको क्या करना है उसको मेंटेन रखने के लिए, आपको पैसा चाहिए। पैसा आप ज्यादा रेट पे लोगे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, द हायर द रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ेगा उसका रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उतना ही बढ़ेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सही है या नहीं है? ए और सी तो बिल्कुल करेक्ट है अभी तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट स्टॉक कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा जो भी रीअकरिंग नेचर में होते हैं, जैसे वो रिवेन्यू आपने देखा होगा, करंट अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट, जितने भी फ्लो वेरिएबल्स हैं या फिर जितने भी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो रीअकरिंग इन नेचर से, वो सब रिवेन्यू अकाउंट में जाते हैं या फिर करंट अकाउंट में जाते हैं। कैपिटल अकाउंट में गवर्नमेंट की जो स्टॉक वाले कॉन्सेप्ट है ना वो रह जाता है। तो जितने भी हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करेंगे तो वो है स्टॉक। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हो गया हमारे पास फ्लो। तो इन्वेस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, ये सब रीअकरिंग है। हर महीने, हर साल इनकम, हर साल, हर महीने, क्वार्टरली ये जनरेट होता ही होता है, ठीक है। तो इसमें से इसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। चलिए, तो इसीलिए ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कैपिटल इज फ्लो स्टॉक कॉन्सेप्ट, जो कैपिटल है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज समझने वाली ये है, यूजीसी भी यहाँ पे खेल गया। दो चीजें अलग अलग है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा डिपॉजिट है, मुझे वहां से एफडी में से इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या है, फ्लो या फिर कैपिटल, दैट इज स्टॉक। वो हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल उसको रिन्यू होना है, क्वार्टरली होना है या मंथली होना है, ठीक है, वो रिन्यू होता रहेगा। तो रीअकरिंग नेचर है। इंटरेस्ट जितना भी हम रिसीव करेंगे या जितना पे करेंगे, बैंक से लोन लिया, अब इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट वो क्या फ्लो है, हर महीने आपको देना ही है किस्त, फ्लो है वो हर महीने, और तो क्वार्टरली, एनुअली वो देना ही है, तो वो फ्लो है। हाँ जी, ये कह रहा है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपने एफडी कराई, साल के पहले में ही सुनिश्चित हो गया कि आपको एफडी में रेट मिल रहा है 7.5, तो ये पर्टिकुलर डेट पे ही डिसाइड हो गया कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5। तो ये फ्लो कैसे बना, ये स्टॉक बन गया, ठीक है। तो ये स्टॉक बन गया। अब यूजीसी भी यहाँ खेल गया, दो को इंटरचेंज कर दिया इसने। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टॉक कॉन्सेप्ट बन गया। और अगर हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इंटरेस्ट चाहे रिसीव हो, चाहे हम रिसीव कर रहे हो, चाहे हम पे कर रहे हो, एज अ लोन लिया हमने, तो वो बन जाएगा आपका फ्लो। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बन जाएगा हमारा स्टॉक, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ सही आंसर क्या है, ए एंड सी। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, इन दोनों में फर्क है। चलिए, तो थर्ड ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। फर्स्ट एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हायर रेंटल कॉस्ट रहेगी तो हायर इन्फ्लेशन रहेगा, रेंटल कॉस्ट भी उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, और फ्लो और इसके बारे में हमें पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो स्टॉक में आ जाएगा, बल्कि जितना भी हम उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया लोन से या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं एफडी से, वो किसका पार्ट है, तो वो हो जाएगा एक फ्लो, ठीक। एग्जांपल देख लो फ्लो के, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन कंटिन्यूस होना ही है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट, ये पॉइंट था, इंटरेस्ट अगर है तो वो फ्लो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो स्टॉक है, ठीक है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब चेंज इन इन्वेंट्रीज वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन कन्फर्स नो बेनिफिट ऑन द सोसाइटी। क्या, तो मुद्रास्फीति जब होती है ना, जब प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसका सोसाइटी को कोई, सोसाइटी को फायदा नहीं होता, कह रहा है, बिल्कुल सही बात भी है। बट इट इम्पोजेस सेवरल रियल कॉस्ट, इससे ना रियल कॉस्ट इंपोज हो जाती है, रियल कॉस्ट अराइज हो जाती है। व्हाट आर द अमंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन स्टेटमेंट में से कौन कौन से में इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होती है, अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी पे, ठीक है, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बैड ही पड़ता है ज्यादातर फैक्टर्स पे, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आइए एक एक करके जानते हैं। जिसको भी इम्पैक्ट बैडली पड़ रहा है, जिसको बियर करना पड़ रहा है वो इन्फ्लेशन का चार्ज, वो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है।
चलिए, नंबर 1 इज शू लेदर कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड मनी होल्डिंग। हाँ जी, एक फ्रेज है, एक कहावत है, ठीक है, बैंक के चक्कर लगाते लगाते मेरे चप्पल खिस गए। बस यही कॉन्सेप्ट है ये। हमारे पास क्या है, मनी है होल्डिंग पे। अब उस मनी की वैल्यू कम हो रही है ड्यू टू इन्फ्लेशन। आई होप समझ आ रही होगी बात। इन्फ्लेशन के कारण उसकी रियल वैल्यू कम हो रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, फटाफट से बैंक जाएंगे, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अब हमें पैसा चाहिए तो बैंक जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखिए, ऑनलाइन का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम बैंक जाएंगे, पैसा लाएंगे, अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक जाएंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है, चप्पल घिस रही है हमारी, है ना, इसलिए तो बोलते हैं पैरागॉन की चप्पल पहनिए। चलिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं शू लेदर कॉस्ट। ठीक, शू लेदर कॉस्ट मतलब अपने जो मनी था उसी पे अपनी मेहनत करी, उसी पे टाइम भी कंज्यूम किया, ठीक है, अपनी जो चप्पल थी वो भी घिसी। तो इन्फ्लेशन से जो हमारे पास मनी होल्डिंग में था, ठीक है, ये शू लेदर कॉस्ट इसमें आ गया। तो ये भी सही है, शू लेदर कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास मेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद मोर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट प्राइसेस। हाँ जी, मेन्यू कॉस्ट, होटल में गए हो, एक रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ मेन्यूज होता है, यहाँ पे बीवरेजेस होता है, यहाँ पे स्टार्टर्स होते हैं, यहाँ पे तरह तरह के फूड, चाहे आप कह लो एक इटालियन कह लो या फिर कुछ और कह लो, ठीक है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तरह तरह के मिलेंगे। अब उनके प्राइस लिखे होते हैं, यहाँ पे उनका प्राइस लिखा होता है 120 140 या सेपरेट। आजकल तो कहाँ मिल रहा है 120 140 में भी कुछ। अब सपोज करो कि 120 रुपीज था एक डोसा का प्राइस, ठीक है, ये डोसा था 120 का। अब होता यह है कि इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो इस रेस्टोरेंट मालिक को 120 की जगह इसको 140 करना पड़ गया। ठीक है, जो 140 का सामान था वो 160 करना पड़ गया। तो ये जो मेन्यू चार्ट था उसका रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे मेन्यूज छपते हैं, तो उसको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ी। हाँ जी, मेन्यू कॉस्ट एक प्रिंसिपल भी है, सिद्धांत, ठीक है, न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट का। तो इसका प्राइस ऑल्टर करना है तो मेन्यू कॉस्ट इसको हम बोलेंगे। हाँ जी, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट वो क्या करेंगे, हाथ से 120 का 140 बना देंगे इसको, है ना, बस। अब जो स्टैंडर्ड वाले हैं वो इसको रीप्रिंट करेंगे, तो उनका कॉस्ट आएगा डेफिनेटली, उनको इन्फ्लेशन की मार पड़ी है। तो यहाँ पे मेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद मोर फ्रीक्वेंट और एडजस्टमेंट इन प्राइजेस। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइस। अब वेरिएबल रिलेटिव प्राइस क्या होता है, ये डोसा बेच रहा है, ये साथ में देखा कि बड़ा पाव वाले ने रेट बढ़ाया कि नहीं, है ना, वो साइड वाले ने, ठीक है, उसने रेट बढ़ाया कि नहीं, तो रिलेटिव प्राइस चेंज हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करेगा ये। तो अगर वो प्राइस चेंज करेगा तो ये भी कुछ एडजस्टमेंट करेगा इधर। तो इसका भी एक कॉस्ट, मतलब ये भी एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, वेरिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइस। तीनों अभी तक सही है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अनइंटेंडेड चेंजेस इन टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू नॉन इंडेक्सेशन ऑफ द टैक्स कोड। इंडेक्सेशन ऑफ टैक्स कोड होता है कि हमें पता है कि इस सैलरी ग्रुप से इतना टैक्स लेना है, ठीक है। अब होता यह है, जब इन्फ्लेशन आता है तो उसकी रियल वैल्यू कम हो जाती है। सपोज करो कि पहले हमारे पास जो 10,000 रुपीज हमारी रियल इनकम थी, अब 10,000 पे हम लोग 10% टैक्स दे रहे थे। अभी टैक्स रेट 10% ही है, ठीक है, टैक्स रेट ध्यान रखिएगा 10% ही है, बट उसकी रियल वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से कितनी होगी, 10,000 में से कितनी रहेगी सिर्फ, ठीक है, ये 9,000 वैल्यू रहेगी। तो इनकम तो कम होगी, गवर्नमेंट फिर भी क्या कर रही है, 10% ही टैक्स चार्ज कर रही है। तो इसमें क्या होता है, अनइंटेंडेड चार्जेस, ये चेंजेस इन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ रही है क्योंकि टैक्स कोड या फिर टैक्स स्लैब्स डिसाइड नए इन्फ्लेशन के रेट पे नहीं है। तो इसका भी मार्क किसको झेलना पड़ा, कस्टमर को या सैलरी पर्सन को। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, आर्बिट्रेरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एसोसिएटेड विद डेप्ट। क्या कह रहा है कि जब भी दो पार्टी रहेंगी, एक होगा डेप्टर या फिर जो उधार दे रहा है, ठीक है, और दूसरा होगा जो बोरोवर जो ले रहा है, ठीक। तो इन्फ्लेशन का फायदा एक को होगा और एक को नुकसान होगा, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लैंडर है, जो ऋण दे रहा है, पर्सन ए है, ये ऋण दे रहा है बी को, इन्फ्लेशन का किसको फायदा होगा, ए को या बी को, ठीक है। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन के टाइम ये पैसा दे रहा है बी को, ठीक है, तो ये लैंडर हो गया, वो बोरोवर हो गया, तो ये बोरोवर, इसको हम क्रेडिटर भी बोलते हैं। तो ये हमेशा फायदे में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम में आप जो प्रोड्यूस करो, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हाई हुआ बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन कंडीशन यही तो है, इट इज मोर देन एस। तो इन्फ्लेशन जहां एग्रीगेट डिमांड आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशनरी गैप आ गया, तो वहां पे इसको फायदा है, ठीक। अब इसको लॉस है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है किसको फायदा किसको लॉस। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ तो होता ही है डेप्थ का। तो ये सारे स्टेटमेंट ए बी सी डी ई, ये सभी करेक्ट स्टेटमेंट है चारों, ठीक है। था ये बेसिक क्वेश्चन।
चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ कुछ इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये वाली थ्योरीज ना, यहाँ से भी यूजीसी ना कुछ कुछ गेम खेलता है, कुछ थ्योरी तो बहुत ऐसी बिल्कुल पास पास वाली पूछ लेता है ना। अब क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज। तो यहाँ पे ये जितनी भी थ्योरीज हैं, इनमें से ज्यादातर थ्योरीज की डेट एग्जैक्ट आसपास ही बैठेगी, है ना। इन चारों थ्योरीज में से सबसे पुरानी जो थ्योरीज है वो है ये कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच। आपको याद होगा, हाँ जी, कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच किया कि नहीं, क्यूटीएम का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर का किया होगा। फिर एक किया होगा आपने कैम्ब्रिज अप्रोच, कैम्ब्रिज अप्रोच भी किया होगा, जिसमें 4 इकोनॉमिस्ट मेन है, ठीक है, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, केंज, ये इकोनॉमिस्ट आते हैं, अपनी अपनी डिमांड फॉर मनी एक थ्योरी अपनी अपनी क्रिएट करते हैं, फॉर्मूलाज क्रिएट करते हैं। तो ये है कैश ट्रांजेक्शन 1911 का टाइम और 1917 का टाइम, ये दो थ्योरीज ओल्डेस्ट है। बाकी ये जो थ्योरीज है ना, ये रिफॉर्मेशन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये दैट इज फ्रीडमैन की थ्योरी, ये थोड़ा थोड़ा लेट आई। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है, पहले डेट देख लेते हैं। रियल पैटनकिंस रियल बैलेंस इफेक्ट 1965। हालांकि जो पीहू और केंजन का इफेक्ट था ना, उन दोनों को जोड़ के पैटनकिन ने अपना एक रियल बैलेंस इफेक्ट बना दिया। तो इकोनॉमिस्ट तो जोड़ तोड़ करते ही हैं, एक से उठाया दूसरे का उठाया, मर्ज कर दिया, है ना। चलिए 1965 रिफॉर्मुलेशन हुआ, 1956 बॉमल्स थ्योरी है, 1952 कैश बैलेंस, कैश ट्रांजेक्शन और कैश बैलेंस 17 और 19 की। सबसे पुरानी, हाँ जी, जो डी है सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, है ना। डी और ई, देखो यही ऑप्शन हमें सही मिल गया। अब आगे देखते हैं, उसके बाद आ गया हमारे पास सी, और उसके बाद आ गया हमारे पास दैट इज 1956 बी, और उसके बाद ए, ये करेक्ट आंसर है, डी ई बी। बट यहाँ एक थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, ये सीक्वेंस चेंज है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है, बट यूजीसी ने इसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज हो रखा है। चलिए फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत तो यूजीसी आगे पीछे होता ही है। चलिए एक क्वेश्चन और आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इफेक्ट पूछा हुआ है, कह रहा है कि द डैश इफेक्ट इंप्लाइज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टेंड टू बी हाई व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई एंड लो विद लोअर इन्फ्लेशन। क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नॉमिनल जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाई होगा एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, एंड जब हमारे पास इन्फ्लेशन डाउन होगा, ठीक है, तो ये भी डाउन हो जाएगा। आपको याद होगा क्यूटीएम की थ्योरी कहती क्या है, क्यूटीएम की थ्योरी भी लगभग यही कहती है, फिशर की थ्योरी, कि मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है प्राइस के साथ। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगा, इसका फर्स्ट इंपैक्ट प्राइस पे बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा इट लीड टू इन्फ्लेशन, और जैसे ही मनी सप्लाई कम होगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा। तो ये भी सिद्धांत वहीं से ही लिया गया है, दैट इज फिशर इफेक्ट। हायर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स, हायर इन्फ्लेशन, एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर इन्फ्लेशन, ये वाला स्टोरी, ठीक है। अब फिर जान लेते हैं कि अगर ये फिशर की थ्योरी है, तो फिर टॉबिन और बॉमल की थ्योरी क्या कहती है। अब ये देखिए, सिर्फ ये देख लीजिए किसकी थ्योरी क्या रिलेशन बता रही है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टॉबिन्स इफेक्ट क्या कह रहा है, हाउ कैपिटल अक्यूमुलेट्स व्हेन इंटरेस्ट रेट्स हाई, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट्स और कैपिटल अक्यूमुलेशन का रिलेशन बता दिया टॉबिन ने। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बॉमल्स का इफेक्ट। बॉमल्स इफेक्ट क्या होता है कि कुछ सेक्टर में क्या होता है कि सैलरी बढ़ती है, ठीक है, वेजेस कांस्टेंट रहते हैं, और कुछ सेक्टर में क्या होता है कि वेजेस हमारे पास सेक्टर तो ग्रो नहीं करता ज्यादा, बट इन्फ्लेशन बढ़ता है वहां पे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। इन सम सेक्टर्स प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज हाई, हाँ जी, कुछ सेक्टर में प्रोडक्टिविटी हाई है एंड वेजेस भी हाई हो जाते हैं विदाउट प्राइस इंक्रीज। जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्टिविटी हाई है, वेजेस इंक्रीज कर दिए, प्राइस को नहीं छेड़ा, है ना, प्राइस को नहीं छेड़ा, तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट कह रहे हैं लेकिन कई इंडस्ट्री ऐसी भी हैं, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इनमें प्रोडक्टिविटी लो है, कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सैलरी देनी है तो प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, तो ये रिलेशन है बॉम्बल का, ठीक। उसके बाद पैटिनकिन आया, पैटिनकिन कहता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट और इन्फ्लेशन रेट का रिलेशन पैटिनकिन का। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है मैक्रो का। नंबर 1 इज बैंक रन। बैंक रन, देखो बैंक रन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया है डायमंड एंड दिग्बई। ठीक है, डायमंड कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट कहता है क्या है, लोग बैंक में जाते हैं, अपना डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिटर वहां डिपॉजिट करते हैं, और जो लैंड या फिर जो उधार ले रहे हैं वो वहां से, जो क्रेडिटर है या फिर जो उधार ले रहे हैं वो वहां से पैसा उधार लेते हैं। बस बैंक इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो यही कॉन्सेप्ट दिया है बैंक रन, दैट इज थर्ड हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है क्यू रेशो। हाँ जी, किसको नहीं पता कि क्यू रेशो क्या कह रही है। अब क्यू रेशो में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, दैट इज मार्केट, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मार्केट वैल्यू है जो असेट की, इसको डिवाइड कर देना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये बन गया क्यू रेशो। टॉबिन का क्यू रेशो हम बोलते हैं ना इसको। तो ये हो गया टॉबिन। टॉबिन की थ्योरी कितने नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट है जेन्युइन सेविंग। जेन्युइन सेविंग का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया है पियर्स ने। सबसे पहले ये हैमिल्टन का नाम आता है इसमें, आगे थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो फाइनेंस। ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में इनका मेन नाम है, दैट इज मोहम्मद यूनुस सेकंड। ठीक है, ये हो गया। तो हमारे पास 3 4 1 2, 3 4 1 2, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया, है ना। एक बार इसको डिटेल में भी करते हैं थोड़ा। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वही बातें जो हमने डिस्कस की। चलिए, तो ये पहला जो क्वेश्चन, पहला जो कॉन्सेप्ट था किर्क हैमिल्टन ने दिया था 1994 में। उसके बाद पियर्स ने दिया, हैमिल्टन एंड एटकिंसन दोनों ने मिलकर दिया 1996 में भी। चलिए, माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट दिया मोहम्मद यूनुस ने, और यही कॉन्सेप्ट आगे, मतलब माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे उधार जो लोन नहीं ले सकते बड़ा, उनके लिए, जैसे इंडिया में ये स्कीम है माइक्रो एमएसएमई के लिए। एमएसएमई तो बड़ा हो गया, फिर भी जो माइक्रो यूनिट्स है, बहुत ही छोटे यूनिट्स है, उनके लिए। ठीक है, जैसे मुद्रा योजना है इंडिया में। ठीक है, ग्रामीण बैंक बाद में शुरू हुआ था 1983, इन्हीं के बदौलत, या फिर इनका एक मेन अहम रोल था उसमें। चलिए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एज पर द वॉलरस लॉ सम ऑफ एक्सेस डिमांड फॉर मनी, बॉन्ड्स एंड करंट आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू। हाँ जी, क्या कह रहा है, जब भी हमारे पास वॉलरस का सिद्धांत आएगा तो वॉलरस में क्या होता है कि एक्सेस डिमांड, और एक मार्केट में एक्सेस डिमांड होगा तो दूसरे मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। तो इकोनॉमी अल्टीमेटली किस में आनी है, इक्विलिब्रियम में आनी है। याद रखिएगा, जनरल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट। ठीक है, चाहे वो एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, आना किस में है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, कहाँ आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। और एक सिचुएशन जहाँ पे एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाएगा, आएंगे कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। तो एक मार्केट में अगर एक्सेस सप्लाई हो रहा है, सपोज करो एक्सेस सप्लाई 5 से हो गया, ठीक है, एक्सेस सप्लाई 5 से हो गया, तो वहीं दूसरी मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड भी 5 हो जाएगा। तो दोनों क्या रहेंगे, इन दोनों का सम 0। ठीक है, एक में +5 और इधर से दूसरे का भी एक्सेस डिमांड भी +5 हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक साइड में डिमांड बढ़ रहा है, एक्सेस डिमांड है, तो दूसरी मार्केट में सप्लाई एक्सेस होगी। ठीक, तो मेन मोटिव ये है कि इक्विलिब्रियम में पहुंचना, इसको इक्विलिब्रियम, इसकी अजम्पशन ही यही है। ठीक है, इकोनॉमी, इकोनॉमी इनविजिबल हैंड देखा होगा आपने। इकोनॉमी का मेन टारगेट क्या है, टू बिकम इन, टू रीच इन, रीच एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, कैसे भी करके। तो जो भी एक्सेस में रहेगा, एक्सेस डिमांड जो भी इनका जोड़ रहेगा, इट शुड बी 0। ठीक है, ये सब सम आना चाहिए 0 के बराबर। सम ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, उसके बाद मनी, बॉन्ड, करंट आउटपुट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये अजम्पशन ही है किसकी, वॉलरस की। चलिए, तो थोड़ा ये भी देख लीजिए, इसमें जितने भी हमारा समीशन है वो सब 0 होगा। एंड लॉ हमारा बेस्ड है, जैसे एक मार्केट में एक्सेस डिमांड है और एक साइड में एक्सेस सप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, मस्ट एडेड टू बी 0। मतलब इकोनॉमी फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इक्विलिब्रियम में सब कुछ क्या हो जाता है, 0, देयर इज नो डिफरेंस। चलिए, वॉलरस लॉ इम्प्लीकेशंस फॉर असेट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब ये सजेस्ट क्या करता है, एक मार्केट में अगर एक्सेस डिमांड है तो दूसरे में एक्सेस सप्लाई होगा, वही बात है। ठीक है, तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वही चीज बताई है जो हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था। अगर हमारे पास एक्सेस, इनविजिबल हैंड वाला प्रिंसिपल यहाँ भी यूज होता है, एक्सेस सप्लाई होगा
तो प्राइस गिरने शुरू हो जाएंगे, एक्सेस डिमांड होगा प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बस मेन ये है कि जब तक इक्विलिब्रियम ना हो। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दो क्वेश्चन जो कहां से आए हुए हैं, दो क्वेश्चन आए हुए हैं जो ठीक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बेसिक क्वेश्चन बने हैं इस बार। पहला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, और दोनों क्वेश्चन सभी के सही होंगे। वो PQLI मॉरिस डी मॉरिस ने कॉन्सेप्ट दिया है और डेट भी याद रख लीजिएगा 1979। ठीक है, एक बात ये ध्यान रख लीजिए, वैल्यू लाई करती है 1 से 100, 1 लीस्ट 100 मैक्सिमम, जो वैल्यू है आपकी PQLI की। नेक्स्ट है हमारे पास HDI मोहम्मद उल हक सेकंड हो गया, तो HDI 1990 सबको याद होगा, है ना। और ये वैल्यू जो लाई करती है 0 से 1, कई बार वैल्यू ही पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट, कैपेबिलिटी अप्रोच जो इसका भी टाइमिंग है 1979, और रफली इसको 1980s भी बोलते हैं वैसे। अमृत्या सेन का जो कॉन्सेप्ट है कैपेबिलिटी अप्रोच, है ना, मतलब कैपेबिलिटी अप्रोच डेवलपिंग इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI अल्कायर एंड फॉस्टर थर्ड। ठीक है, MPI मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट बन गए, ठीक है, और ये हो गया 2010, इसको कर लीजिएगा 4213 ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर हमारे पास पहला भी हमें आ गया तो दो ऑप्शन हो गए यहाँ से एलिमिनेट, नहीं एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज करोगे तब भी बन जाएगा। उसके बाद एक और सेकंड देखोगे तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ये सही बन गया। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ये वैल्यूज भी पूछ लेता है। चलिए ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स हैं HDI के, और हेल्दी लाइफ जिसको हम बोलते हैं, लॉन्गेविटी, नॉलेज हो गया, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। और जब हम PQLI करेंगे तो लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीन पार्ट रहेंगे। चलिए तो कैपेबिलिटी अप्रोच 1980s का हम लोग टाइम देख लेते हैं, और MPI ठीक ये हो गया हमारे पास 2010 वाला कॉन्सेप्ट, जेम्स फॉस्टर और सेबिना अल्कायर नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, HDI से क्वेश्चन पूछ लिया ये भी। ये कह रहा है कि जो भी रिसेंटली में रिपोर्ट आई थी 2023-24 की, उसके हिसाब से आउट ऑफ 193 नेशंस इंक्लूड अंडर दी, अब ये कह रहा है कौन कौन सी कंट्री ऐसी थी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मैक्सिमम नंबर कंट्रीज। हाँ जी, आपने देखा होगा लो कंट्री, मिडिल कंट्री, हाई, वेरी हाई, तो कह रहे सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में थी कंट्रीज, सबसे ज्यादा जो कंट्रीज थी। देखो ये बिल्कुल सोचा नहीं था किसी ने कि HDI से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और यहाँ से भी बन गया, है ना। सबसे ज्यादा जो लाइक करते हैं वेरी हाई डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी से। जानते हैं कैसे, देखो वैल्यू जो लाई करती है 0 से लेके 1 तक करती है। अब इसमें लो रैंकिंग जो है 0.55 से कम, मीडियम है 0.55 से 0.699, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाई रैंकिंग आ गई 0.7 से 0.799, और हाई हो गया, वेरी हाई हो गया मोर देन 0.8। ठीक है, ये हो गया मोर। अब इस कंट्री में, इस चार्ट में देखो, ये रैंकिंग है 2023-24 की, इसमें सबकी वैल्यू यहां तक टोटल, चलिए टोटल यहां तक 69, यहां तक 69 जो कंट्रीज है, हाँ जी 69 कंट्री ऐसी है जिसमें वेरी हाई रैंकिंग है। तो 193 में 69 तो अप्रोग ये आपका जाहिर सी बात है डायरेक्टली ज्यादातर नेशन किस ग्रुप में है, वेरी हाई कैटेगरी वाले। चलिए और इंडिया मिडिल में आ गया, और इंडिया की रैंक भी देख लो 134 इस बार। अब बात करते हैं आगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज। आइए चलिए नंबर 1 थ्योरी है, और ये बेसिक क्वेश्चन है, आई होप कि यहाँ से ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंटरनेशनल, इसमें देखो करंट ग्लोबल मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन के लिए ग्लोबल एक थ्रेशोल्ड तय किया है। जैसे इंडिया में एक 32 रुपीज इन रूरल एंड 47 रुपीज पर डे इन अर्बन था ना, वैसे इंटरनेशनल पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए 2.15 पर डे, ठीक है, ये तय किया गया। चलिए इसमें ज्यादा फोकस तो नहीं करना, आगे बढ़ते हैं।
ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें इस रिपोर्ट के हिसाब से कह रहे हैं कि 7,700 बिलियन मतलब 70 करोड़ लोग आज भी इस लाइन से नीचे हैं, ठीक, अप्रोक्स 8.5% ऑफ पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट, कुछ कॉन्सेप्ट आगे, आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। हाँ जी, आर्बिट्रेज क्या वर्क करते हैं एक बार देख लो। आर्बिट्रेज क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी जहां ये चीपर है वहां से खरीदते हैं, जहां इसकी वैल्यू बढ़ेगी वहां इसको बेच देंगे, है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज दैट मीन्स इट रेफर टू परचेज ऑफ करेंसी इन मॉनेटरी सेंटर वेयर इट इज चीपर। जहां सस्ती होगी वहां से परचेज किया, महंगी जहां है वहां बेच दिया, है ना, बीच में प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट है हेजिंग। हेजिंग आपको पता ही है, दैट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं, ठीक है। हेजिंग से, हेजिंग क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क प्रोटेक्ट कर देता है। सपोज करो आज हमने एग्रीमेंट किया कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। अब ये हमने लॉक कर दिया, हमने अग्रीमेंट आज किया लेकिन ट्रांजेक्शन फ्यूचर में करेंगे 1 साल बाद, 1 साल बाद इसी रेट पे करेंगे, नो मैटर प्राइस ऑफ डॉलर इंक्रीज और डिक्रीज, इसी रेट पे करेंगे। ये गोल्ड में ज्यादा होता है, गोल्ड का प्राइस लॉक कर देते हैं जिसको हम हेजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रोटेक्ट कर देता है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से। इट रेफर टू अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये फोर्थ हो गया, है ना, और पहले वाला थर्ड था। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन होता है सट्टा बाजार। इसमें केंज भी कहता है ना कि पहले हमारे पैसा ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए रखो, फिर प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए रखो, तीसरा जो पैसा बचा उसका स्पेकुलेशन करो, सट्टा करो उसका। तो ये भी स्पेकुलेशन वही है, जब हम लोग पैसा, जब रिस्क लेते हैं हम लोग स्पेशली, और निश्चित नहीं रहता कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। सो दैट मीन्स इट रेफर व्हेन इन्वेस्टर एक्सेप्ट टू सीक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये हो गया वन। और लास्ट में हमारे पास बचा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो इट इज रेफर टू टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट कॉजिंग द स्पॉट रेट वेरी फ्रिक्वेंटली। तो ये हो गया हमारे पास ए, दैट इज 3, 4, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे एक बार रीड आउट अच्छे से कर लीजिए। एक या दो भी क्वेश्चन अगर आपके सही निकले तो आपके क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चारों कॉन्सेप्ट एक साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें अब इसमें भी कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको लगाना है। चलिए फटाफट से क्रोनोलॉजी में सेट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995, है ना, और इसका हेडक्वार्टर ये भी पूछ लेता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। नेक्स्ट गैट, गैट का ही तो नया नाम है, 1947 में गैट, फिर इसका नया नाम WTO। नेक्स्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम सबको पता है 1991। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब ये आया दैट इज 2017 में, वो भी 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को ही हम कंसिडर करते हैं GST डे। क्वेश्चन बन सकता है आगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982, और ये भी आ जाता है किसकी रिकमेंडेशन से, ठीक है, शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन से। तो हमारे पास क्रोनोलॉजी सेट होगी। सबसे पहले हमारे पास बना बी, गैट, ठीक। उसके बाद देखो बी यहाँ पूछ लिया, 3 ऑप्शन दे दिए बी की। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी बनी वो है हमारे पास स्टोरी नाबार्ड की 1982, हाँ जी, ई, BE। अब आगे देखते हैं BE, बस हमें मिल गया ना आज यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर हमारे पास आया 1991, दैट इज सी, फिर आया ए, और फिर लास्ट में आया इंट्रोडक्शन ऑफ GST, दैट इज डी, BECAD, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्योरी है तो थ्योरी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब थ्योरी किसकी है, ग्रेविटी मॉडल है। हाँ जी, ग्रेविटी मॉडल किसने दिया था, थोड़ा सा कमेंट करना अभी। ग्रेविटी मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक, आगे वो तो डिस्कस हम करेंगे ही। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ 2 कंट्रीज डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन देम। आपने ग्रेविटी थ्योरी पढ़ी होगी। ग्रेविटी थ्योरी होती है कि ट्रेड को अपनी तरफ आकर्षण करने के 2 पहलू कौन से हैं। तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई भी 2 ही होंगे, तो इसलिए सब में 2 ही ऑप्शन इसने ऐड किए। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। एक तो वो कहता है कि GDP का साइज, मतलब कि टोटल आउटपुट जितना हो रहा है वो, और दूसरा कि वहां कंट्री से डिस्टेंस कितना है। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड कितना होगा। ग्रेविटी मॉडल बड़े शानदार मॉडल है ना। डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ट्रेड बढ़ेगा, और इकोनॉमी का साइज जितना बड़ा होगा उतना ट्रेड बढ़ेगा। तो साइज ऑफ इकोनॉमी या फिर डिस्टेंस, ये 2 चीजें, दैट इज ए एंड बी,
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, एक ना चेनरी की थ्योरी है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है इसलिए मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ। चेनरी की एक मॉडल है टू गैप मॉडल, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है कि टू गैप मॉडल में चेनरी ने कौन से दो फैक्टर की बात की गई है कि कौन से दो दो गैप, कौन से दो गैप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहला इसने डिस्कस किया था सेविंग गैप, ठीक है दैट इज, और दूसरा इन्होंने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज गैप। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज गैप, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि दो गैप कैनरी ने डिस्कस किए, और दो गैप यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया। दो चीजें, एक जीडीपी और डिस्टेंस, दोनों चीजें मैटर करेंगी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है सेक्युलर डिटरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। आपने याद होगा डिपेंडेंसी थ्योरी, यूजीसी नेट का 2015 2016 वाले पेपर देखना, आप 2018 वाले देखना, तो यहाँ से क्वेश्चन ना बार बार आए हैं, इकोनॉमिस्ट के नाम पूछे हैं कि इनमें कौन कौन से इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड है। अब डायरेक्ट आंसर की तरफ हम चलते हैं। डिटरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपिंग नेशन के लिए ही खतरनाक होते हैं जो डिटोरेट करते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर कमोडिटी बेचते हैं। या फिर दूसरी थ्योरी है इनकी डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, हमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया है रॉल्फ ट्रेविस ने, रॉल्फ ट्रेविस और सिंगर। ठीक है, इन दोनों का मेजर नाम है बी एंड डी। बाकी जेएस मिल हो गया, एडम स्मिथ हो गया, इनका कोई लेना देना नहीं है इस थ्योरी से। सो जगदीश भागवती का नाम इसमें भी ऐड हुआ है, तो दो तो हमारे पास है, ये बी और डी। ठीक है, तो बी और डी बाकी किसी ऑप्शन में अकेले नहीं है, तो हमारे पास जगदीश भागवती का वैसे तो डायरेक्ट नाम नहीं आता, बट इस ऑप्शन के हिसाब से वो आ गया क्योंकि इसमें बी और डी कहीं और पे नहीं है। चलिए, तो दो इकोनॉमिस्ट का नाम मेन आता है, रॉल्फ ट्रेविस और सिंगर का नाम। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो यहां से भी देख लो, सिंगर, रॉल्फ ट्रेविस, ठीक है, और उसके बाद और भी इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर में चेक करना आप। ठीक है, यहां से देख लो, मार्क्सियन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉल बैरन का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें रोजा दैट इज लग्जमबर्ग का नाम जुड़ा हुआ है, व्लादिमीर लेनिन का नाम जुड़ा हुआ है, और सेलेस्टो फर्टैडो का नाम है, और एनिबल पिंटो का नाम है, जो प्रीवियस ईयर में बन चुका है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन से एसोसिएटेड है। देखो, पॉल ए बैरन का नाम आ चुका है, पॉल स्वीजी, एंड्रे गुनर फ्रैंक भी जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये थ्योरी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्टर रोडने भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे इकोनॉमी इससे एसोसिएटेड हैं डिपेंडेंसी थ्योरी से। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर डिटरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है व्हेन द इंपोर्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड विद कोटास रेदर देन टैरिफ। टैरिफ होता है एक टैक्स रेट जो इंपोर्ट पे लगता है, तो वो 10%, 14%, ये प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। अब ये कह रहा है गवर्नमेंट ने ये नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने क्या लगाया, कोटास। कोटास होते हैं क्वांटिटी, इसने फिक्स कर दिया कि जापान अगर यहाँ सोनी टीवी बेच रहा है, तो सोनी टीवी कितने बेचेगा, 500, ये हो गया क्वांटिटी फिक्स। ठीक है, तो इस पॉलिसी को क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, रेंट सीकिंग, क्वार्टर सीकिंग, टैक्स सीकिंग, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसके अंदर आ जाता है। रेंट सीकिंग के अंदर गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टास रेदर देन, ठीक है, रेदर देन टैरिफ। ठीक, सो समटाइम इट इज दिस प्रोसेस नोन एज रेंट सीकिंग। अब टैक्स सीकिंग तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि क्वाटा सीकिंग भी यही, इससे मिलता जुलता ही है क्वाटा सीकिंग भी। चलिए, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था एक बार ये सीख लीजिए, गॉर्डन टुलॉक 1969 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा राशनल क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इसमें कौन सा इंडिया का, का मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक है, अब इसमें तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किसका है और किसका नहीं है। अब इंडिया फाउंडर वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का एक फाउंडर मेंबर रहा है 1944 में जब ये फाउंड हुआ था। तो ये इन सब ये इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग हुए थे सेटअप, इनमें एक का पार्ट इंडिया नहीं है। सब्सिडरीज है ना 5 ये वर्ल्ड बैंक, देखो ये जो IBRD है 1944 वर्ल्ड बैंक, इसका नाम भी है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए। अब ये जो है हमारे पास इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स 1965 में सेटअप हुआ था, एंड IDA
1960 में डेवलप हुआ था। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन, ये क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। विच बॉडी प्रोवाइड सॉफ्ट लोन टू द इन्वेस्टर्स और ये कंट्रीज। नेक्स्ट सॉफ्ट लोन कंसेशनल लोन प्रोवाइड करता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956, ये जो लोन प्रोवाइड करता है ये प्राइवेट, दैट इज प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, ये आईएफसी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करता है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा, ये 1988 में सेटअप होती है। तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रख लीजिएगा। तो इन चारों में से इंडिया जो है, इंडिया आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईबीआरसी का पार्ट, आईबीआरडी का पार्ट है, बट इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, ई का। तो ये चारों हमारे पास बी सी डी ई, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये यहां से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी आपकी। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी आ जाएगा और किसका क्या पर्पज है वो भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें भी थ्योरीज है और उन थ्योरीज का टाइमिंग है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज नोबेल प्राइज की थ्योरीज कह लो या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह लो नोबेल प्राइज का। नोबेल प्राइज किस ईयर में, इस बार यूजीसी ने ना ये वाला गेम कर दिया कि इस बार क्वेश्चन बहुत टिपिकल पूछ लिया ये वाला। अगर हम इसमें रियल डेट्स देखें तो डेट बिल्कुल ऊपर नीचे सटीक होंगे, आप जितनी मर्जी स्टडी कर लो। 70 अप्रोक्स इकोनॉमिस्ट हैं, किन किन के नेम याद रखोगे यार। इम्प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये क्वेश्चन कि इतना डीप पूछ लेना। अब देखो, लुइस का 1979 है, मिडल का 1974 है, ठीक है, मिल्टन फ्रीडमैन 1976 है। देखो 74, 79, 76, अब क्या क्रोनोलॉजी बताओगे आप, बताइए। और नेक्स्ट है बनर्जी और नेक्स्ट है आपका लॉरेंस क्लेन। अब आप ये सोचोगे कि ये वाला तो रिसेंट नाम है, अभिजीत बनर्जी का नाम तो बहुत 2019 का रिसेंट है, तो हम लोग डी सबसे लास्ट में होना चाहिए। आप करोगे डी लास्ट में होना चाहिए। कहानी हमें ये मिलती है कि डी तीनों में डी लास्ट में है, फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आइए, ये इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ी। सबसे पहले 1974 बी गुनर मिडल। अब आप अगर गुनर मिडल पता लग भी गया फर्स्ट है तो आप कहोगे बी फर्स्ट होगा, तो आप चेक करोगे कि बी फर्स्ट, 3 में बी फर्स्ट है, ठीक है। तो अब आंसर क्या बनेगा, तो ये हट गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी, फिर आ गया हमारे पास ए, और फिर आ गया हमारे पास ई, और फिर आ गया दैट इज डी, ठीक है। बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी, बी सी ए ई डी, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहां से ये क्वेश्चन ना बहुत ही प्रैक्टिकल पूछ लिया। मतलब प्रैक्टिकल तो क्या ही क्वेश्चन है यार, ना इसमें कॉन्सेप्ट यूज है ना कहीं यूज हुआ कुछ, बस इसमें क्रैमिंग पावर यूज हुई। जिसको याद रहता है ना कुछ चीजें देर तक, उनका क्वेश्चन सही हुआ होगा। ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के नेम है। अब इसको क्या ही हम लोग ऐड करेंगे, तो ईयर वाइज इसका ना नेम से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग अटेम्प्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द डेवलपिंग इकोनॉमीज। हाँ, ये कह रहा है कि ये कौन कौन सी इंटीग्रेशन ऐसे हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बेसिकली स्पेशली डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट और कैरिबियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ही बने हैं तीनों, ठीक है। तो ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, ठीक। तो तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको स्टार्टिंग से अर्लीस्ट से लेके अब तक इनको सेटअप करो। हाँ जी, चलते हैं सेटअप करने फिर। अब्सॉर्प्शन अप्रोच, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, रेसिप्रोकल डंपिंग, लियोनटिफ मॉडल, इमेज राइजिंग रूल। हाँ जी, कर लो सेटअप जो करना है ना। क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, कोई भी थ्योरी ऐसी हो जो इंपॉर्टेंट हो या फिर दिमाग में स्ट्राइक करे। सब थ्योरीज की डेट क्या है, आसपास ही है। चलिए, तो जो इनकी राइट डेट है ना वो देखते हैं। थ्योरीज एक आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी या हमने अपने चैनल पे भी डाला था कि इकोनॉमिक्स की ये जो थ्योरीज हैं क्रोनोलॉजिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहीं से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। सर्च करिएगा चैनल पे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज,
वहां आपको मिलेगा क्रोनोलॉजिकल थ्योरीज। यही क्वेश्चन बार बार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। चलिए, अब्सॉर्प्शन अप्रोच 1952, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सैमुअल्सन की 1948, रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल 1983, रेसिप्रोकल डिमांड कर्व, मिल की थ्योरी वो अलग है। नेक्स्ट लियोन्टिफ पैराडॉक्स 1953 और इमिस राइजिंग ग्रोथ 1958। चलिए देखते हैं कि सीक्वेंस क्या बन रहा है। सबसे पुरानी थ्योरी है जी इसमें बी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है 1952, दैट इज ए। फिर आ जाती है डी 1950, फिर आ जाती है ई, और फिर आ जाता है हमारे पास लास्ट में 19, दैट इज सी, बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी। अब देखो ये ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ भी दोनों में थोड़ा इंटरचेंज है, ठीक है। तो या तो हमें वो डेट्स एक्चुअल नहीं मिली, या फिर दूसरा रीजन ये है कि यूजीसी ने वो थोड़ा आगे पीछे किया है, ठीक है। जो एक्चुअल में जो थ्योरीज हैं उनकी डेट्स ये हैं आपके सामने। चलिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट क्वेश्चन में अगेन मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग जबरदस्त क्वेश्चन आए, और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन सही हुए होंगे आपके। चलिए, एड वोल्रम टैरिफ, एड वोल्रम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी का ही। टैरिफ इम्पोज ऑन वैल्यू, ठीक है, या फिर टैक्स कह लो, एक जो टैरिफ है वो वैल्यू पे लगता है, सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ट्रेडेड कमोडिटी। फोर्थ करेक्ट हो गया। और टर्की, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, पीजीटी लेवल पे क्वेश्चन आ जाता है। टर्की मीन्स, टर्की ऐसा शब्द है जहां पे कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है, कंट्री को जरूरत नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है उसका, सेल्फ रिलायंट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टर्की। नो ट्रेड विद अदर कंट्रीज, दैट इज थर्ड। दैट इज नेक्स्ट कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ में दोनों आ जाती हैं, एक एड वोल्रम टैरिफ और आपका एक स्पेसिफिक टैरिफ। सो कंबाइंड ऑफ एड वोल्रम एंड स्पेसिफिक टैरिफ, ये हो गया सेकंड। लास्ट में बचा हमारे पास स्पेसिफिक, ये इम्पोज होता है पर्टिकुलर क्वांटिटी पे, सो दैट इज फिक्स्ड सम पर यूनिट, ये हो गया हमारे पास, दैट इज फर्स्ट। 4321, 4321, तो सेकंड हो गया करेक्ट। हाँ जी, चलिए सेकंड। और इसमें इनको सपोज स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स में, सिर्फ डेट या फिर कुछ जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है वो कर लीजिए, खैर इसमें तो डेट्स नहीं है। चलिए, अब ये वाला जो सेशन था ना, लगभग कितना हो गया, हाँ 1 घंटे से ऊपर चला गया, लगभग 1 घंटा हो गया। अब इसमें नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। फिर हमारे इसके बाद हमारा एक सेशन और रहेगा लास्ट, फिफ्थ, उसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स और उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि अभी तक आप बने हुए तो बिल्कुल जेन्युइन आप लोग स्टडी कर रहे हो, यहाँ से मैक्सिमम मान के चलो कि क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे बनेंगे, है ना। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी भी एक रैंडम सेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।